हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी हिंदी 2016 के क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं और इस लेक्चर में हम पूरे प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से टीजीटी हिंदी में सवाल पूछे गए थे और आपकी तैयारी कितनी इस प्रश्न पत्र के अनुसार कंप्लीट है और किन किन प्रश्नों पर आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये अभ्यास के लिहाज से इम्पॉर्टेंट सीरीज मैं चला रहा हूँ, तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो ए होगा। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि गलत है। देवनागरी लिपि जो होती है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, जबकि जो फारसी लिपि होती है खासतौर से जिसमें उर्दू लिखा जाता है वो दाएं से बाएं साइड में होता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये सब हैं कि इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये भी सही है। वर्णात्मक लिपि है, शिरोरेखा का प्रयोग होता है, तो ये बाकी ऑप्शन सही हैं। ए इसमें सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तोता डाली पर बैठा है। ठीक है, ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शंस ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण, डी अपादान। तो आप देख रहे हैं कि कारक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जहाँ पर में पै पर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो इस तरीके से ये इस प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। ठीक है, कारक संबंधी मैंने एक वीडियो लेक्चर भी तैयार किया था, प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साधु आ रहे हैं। यह भी एक वाक्य दिया गया है। वाक्य में साधु वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन दिया है, ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा साधु आ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि क्रिया अंत में हैं का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये बहुवचन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग से संबंधित प्रश्न आ गया। ऑप्शन दिया ए चना, बी अरहर, सी बाजरा, डी उड़द। ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से अरहर शब्द जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानें, इस पर भी एक वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए जाकर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्याभ्यास संधि विच्छेद क्या होगा। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। ए विद्या प्लस अभ्यास, अभ्यास देखिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। बी विद्या प्लस अभ्यास, सी विद्या प्लस अभ्यास, डी विद्या प्लस भ्यास। तो संधि को अलग अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से इसमें सी ऑप्शन सही हो गया, विद्या प्लस अभ्यास, और इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 6, नीलगाय में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया है, ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सी कर्मधारय समास। लक्षण के आधार पर आप देखेंगे कि नील गाय, इसमें जो नील शब्द है वो विशेषण है और गाय जो है विशेष्य है। तो जब कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है तो वहाँ पर कर्मधारय होता है। तो इस हिसाब से ये समास, इसमें जो ऑप्शन है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो इसमें संख्यावाची शब्द पहले लगा हुआ है शब्द के पहले, तो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है और यहाँ टीजीटी में भी पूछा गया है, आरओ में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, पीजीटी में भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको बड़ा ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और ताकि अगली बार क्वेश्चन ये आए तो गलत ना हो। ऑप्शन दिया है अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 9, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण, ठीक है। ऑप्शन ए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो विकल्प के हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तृतीया। राम 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 रामम राम रामे रामेण रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक है, तो ये रामेण तृतीया एक वचन है, तो इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अभ्र, बी जीभूत, सी वारिद, डी मरकट। ठीक है, तो जो इसमें डी ऑप्शन है वो है, इसके मीन्स क्या होता है? बंदर होता है, और बाकी जितने ऑप्शन हैं वो क्या हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का विलोम क्या है? ए नवीन, बी प्राचीन, सी आदिकालीन, डी पाषाणकालीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा प्राचीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? ए बनावट, बी वस्त्र, सी चित्र, डी समरूप। तो इसका जो सही जवाब है वो है चित्र। क्वेश्चन नंबर 13, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए उरग, बी भुजंग, सी कुरंग, डी तुरंग। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए उरग। उरग कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो छाती के बल चलने वाला होता है, उसे चलता है, उसे उरग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। तो ये तो आप तुरंत इसका सही जवाब लगा देंगे, जो होगा ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, छठी का दूध याद आना। ये कई बार लोग जीवन में सुनने के लिए मिलता है, का सही अर्थ क्या है? ए बुरा हाल होना, बी पराजित होना, सी बचपन की याद करना, डी भूख लगना। तो इसका जो सही जवाब है वो ए होगा बुरा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 16, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो ए कालिदास, बी भवभूति, सी भास, डी भारवी। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। ठीक है, इसमें मालविका और अग्निमित्रम दो प्रमुख पात्र हैं, और कालिदास से संबंधित मैंने एक वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया है, उसे भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी प्रतिमा नाटकम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रतिमा नाटकम कालिदास की नहीं है, बल्कि ये महाकवि भास की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मालती माधव के लेखक का नाम बताइए। ए भवभूति, बी कालिदास, सी भास, डी श्रीहर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भवभूति। ठीक, भवभूति ने उत्तरामचरितम भी लिखा है, और इनको करुण रस का सम्राट माना जाता है। जैसे कि कालिदास को उपमा कालिदास से कहा जाता है, वैसे ही भवभूति को करुण रस के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से
कौन सी रचना भारवी की है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी रघुवंश महाकाव्यम, सी दश कुमार चरितम, डी किरातार्जुनीयम। तो भारवी की जो रचना है वो है किरातार्जुनीयम। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, दश कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। ठीक है, तो संस्कृत से संबंधित मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है स्पेशल संस्कृत साहित्य, जिनका कि संस्कृत नहीं रहा है ग्रेजुएशन इत्यादि में, वो डिस्टेंस कोर्स से किसी तरीके से पढ़ाई किए हैं, तो वो जाकर एक बार देखेंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो ए दिया है माघ, बी कालिदास, सी हर्ष, डी भास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाकवि माघ। शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं, तो कई बार सर्ग से भी संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? ऑप्शन ए दश कुमार चरित, बी शिवराज विजय, सी मेघदूतम, डी हर्षचरित। तो दंडी की जो रचना है उसका सही आंसर होगा ए दश कुमार चरित। बाकी अंबिका दत्त का है शिवराज विजय, मेघदूतम कालिदास का और हर्षचरित। क्वेश्चन नंबर 22, नैषधि चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। ए श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी भवभूति। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा श्रीहर्ष। नैषधि चरितम के बारे में जब पिछली बार हम प्रैक्टिस सेट में चर्चा कर रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि कवियों के लिए, विद्वानों के लिए औषधि की चर्चा की गई है इस रचना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन दिया ए विद्यालय, विद्यालय, विद्योलय, विद्यालय। तो बस केवल संधि पता करने के लिए अलग अलग तरीके से इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी वृद्धि। तो महोत्सव में जो संधि है वो है गुण। ए ओ अर इसका लक्षण है, तो यहाँ पर ओ आया है, महाधन उत्सव महोत्सव, तो गुण संधि है। ठीक है, इसी तरीके से रमाधन इस रमेश हो जाता है, तो वहाँ पर भी गुण संधि होता है। महाधन ऋषि महर्षि, तो गुण संधि हो जाता है। संधि पर भी विस्तार से मैंने विचार किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर संधि संबंधित जो भी लेक्चर्स हैं उसको सुनिए। क्वेश्चन नंबर 25, सचित शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि, बी गुण, सी यण, डी स्तुत्व संधि। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्तुत्व संधि में इसका सही आंसर है सचित। सत धन चित, सचित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ए गृहम गच्छति, बी गृह गच्छति, सी गृह गच्छति, डी गृह आगच्छति। तो ये थोड़ा सा अलग ढंग का प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो ए सही है, गृहम धन गच्छति। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि महात्मा शब्द में कौन समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्यय भाव, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ए दिनम दिनम च, दिनम दिनम, प्रति दिनम दिनम, डी दिनम च दिनम। तो अमूमन पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, लेकिन यहाँ पर समास विग्रह के लिए प्रश्न आया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा दिनम दिनम प्रति। ठीक है, और इसमें अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 29, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? अब शब्द रूप आ गया, विभक्ति भी पूछ रहा है। ऑप्शन दिया ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है डी चतुर्थी।
तो जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि किन किन विभक्तियों में परिवर्तन होता है और किन विभक्तियों में समान रूप चलते हैं, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 30, जगत शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही हैं। तो जगत शब्द में कौन सा वचन है? इसका जो सही आंसर है वो है एक वचन, बल्कि ये जगतः है। जगतः शब्द में शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 31, तिष्ठति धातु में कौन सा लकार है? तिष्ठति, ए दिया है लट लकार, बी लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है लट लकार। क्वेश्चन नंबर 32, अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? अब लकारों से संबंधित लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ए लंग लकार, बी लट लकार, सी लोट लकार, डी लिट लकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है लंग लकार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, प्रजाभ्य, प्रजाभ्य स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो संस्कृत का ये शब्द दिया गया है और इसमें ऑप्शन दिया गया है ए करण, बी संप्रदान, सी अपादान, डी कर्ता। इसका जो सही जवाब है वो है संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 34, सयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। तो सयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? ऑप्शन के अनुसार करण कारक है इसमें। ठीक है, ये जब आप कारक पढ़ेंगे तो ये विशुद्ध रूप से जो संस्कृत साहित्य और व्याकरण लगा है उसमें कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के आधार पर ही कारकों का निर्धारण होता है। तो सयुक्त प्रधाने में करण कारक है और जितने भी कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, सबका सूत्र है। उन सूत्रों के आधार पर आप इसको पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रामः गृहं गच्छति का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। तो चार अलग अलग ऑप्शंस दिया है। रामः गृहं गच्छति, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए राम घर जाता है। ठीक है, अगर राम के स्थान पर वह लगा दिया जाए तो स गृहं गच्छति, इस तरीके से इसका अनुवाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ए नाभादास, बी बल्लभाचार्य, सी नंददास, डी गोस्वामी गोकुलनाथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ए लल्लूलाल, बी सदा सुखलाल, सी इंसाअल्लाह खां, डी सदल मिश्र। इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ए रानी केतकी कहानी, बी प्रेम सागर, सी सुख सागर, डी नासिकेतोपाख्यान। तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। बाकी लल्लूलाल, सदा सुखलाल और इंसाअल्लाह खां, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ये लोग कार्यरत थे और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। तो सरहप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित है और इनको प्रथम सिद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इनका दूसरा नाम सरहपाद भी है, तो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 40, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, पेपर में कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं, उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइपिंग एरर थोड़ा सा इसमें हो गया है। फिलहाल उसको मैं सही बोल रहा हूँ, आप उसी चीज़ को ध्यान में रखिए। लेखक का नाम बताइए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
41, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन। तो सही ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ए चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक, नरपति नान। तो सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 43, कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, ए संत काव्य, बी सूफी काव्य, सी राम काव्य, डी कृष्ण काव्य। सही आंसर होगा संत काव्य। संत काव्य में भी ये उनको निर्गुण धारा का कवि भी कहा जाता है, तो उसको ध्यान में रखिए, या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा। क्वेश्चन नंबर 44, खुमान रासों के रचयिता कौन है? ए दलपति विजय, बी जगनीक, सी चंद्रबरदाई, डी विद्यापति। खुमान रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ए कबीर, बी रैदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। तो देखिए कितना इजी सवाल पूछा जा रहा है, बस रंगने में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के हैं। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? ए मुल्ला दाऊद, बी जैसी, सी नाभादास, डी कुतुबन। तो बाकी दाऊद, मुल्ला दाऊद, जैसी, कुतुबन ये सब सूफी काव्य धारा से हैं, नाभादास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ए वात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध, डी आश्रयदाता की प्रशंसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, बाकी सब नहीं है। वात्सल्य रस आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा में ज़्यादातर दिखाई पड़ता है। आश्रयदाता की प्रशंसा रीतिकाल की खास विशेषता रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जैसी, कुतुबन, मंजन। सही आंसर होगा जैसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। तो सही जवाब है अवधी। क्वेश्चन नंबर 50, अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। सही आंसर होगा नाभादास। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, नाभादास, गोकुलनाथ। तो ये भी गोकुलनाथ। इसके पहले 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ की रचना थी, उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? ए संत काव्य, बी सूफी काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा, डी राम भक्ति काव्य धारा। तो नंददास कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और अष्टछाप में इनका इम्पॉर्टेंट रोल भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, सूरसागर किस भाषा की कृति है? ए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पंजाबी। तो इसका जो सही जवाब है वो ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। तो सही आंसर होगा डी रास पंचाध्यायी, जो कि नंददास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? ए सूरदास, बी रस खान, सी कृष्णदास, डी तुलसीदास। इसका जो सही ऑप्शन होगा तुलसीदास। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मातृ। तो इसका जो सही जवाब है दास्य भावना। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है रसमंजरी। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ए प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो इसका जो सही जवाब है रामचरितमानस। ये पीजीटी में भी आया था और इसमें भी आया। क्वेश्चन नंबर 59, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेली। तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 60, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है।
पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। इसका सही जवाब है भूषण। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें कुल 713 दोहे हैं और बिहारी लाल इसके रचयिता हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो इसका जवाब है घनानंद। इनमें से कौन सा कवि ऋतमुक्त नहीं है? ऑप्शन दिया है घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। तो इसका सही जवाब है केशवदास। क्वेश्चन नंबर 64। कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। तो इसका जो सही आंसर होगा केशव। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्यावती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा और बाकी इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय रही है? तो ऑप्शन दिया है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा आनंद कादम्बिनी का। क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ए सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। जायसी सूफी काव्य से संबंधित है और भक्ति काव्य से हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए मेरिट कई बार हाई चली जाती है। बस रंगने में सावधानी रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति हुई है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। सही जवाब होगा महादेवी। क्वेश्चन नंबर 72। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है या दृष्टि है? दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ, यथास्थितिवादी। तो प्रगतिवादी जो चेतना है या काव्य दृष्टि है वो है वर्ग चेतना प्रधान। क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है युग धारा। ये नागार्जुन की रचना है और युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना ये सब केदारनाथ अग्रवाल का है। क्वेश्चन नंबर 74। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो इसका जो सही जवाब है वो है नई राहों का अन्वेषी। आगे ने तार सप्तक में की भूमिका में लिख दिया था। सप्तकों पर भी वीडियो लेक्चर काफ़ी अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक जब कह रहा है तो जो 1943 में प्रकाशित हुआ था उसके संदर्भ में है। और जब तार सप्तक के बारे में पढ़ा रहा था तो मैं जोर देकर बताया था कि तार सप्तक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से निकला हुआ है, लेकिन ये पहला तार सप्तक नहीं है बल्कि इसका नाम तार सप्तक ही है। तो कौन नहीं है? तो फार्मूलाज भी मैंने बहुत सारा बताया था सूत्र के हिसाब से। इसका सही जवाब होगा
शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे शतक के कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, आगे कौन से वाद के कवि हैं? प्रगति, छायावाद, इनमें से कोई नहीं, तो हो गया आपका प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? चंद्रकिरण सोनरेखा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो इसका सही जवाब होगा बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, गुलकी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक हैं? ए त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी कुंवर नारायण। तो इसका जो सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस सॉल्व करने में तब और मज़ा आता है जब थोड़े से प्रश्नों में त्रुटियां होती हैं, तो उसको ठीक करके। क्वेश्चन नंबर 79, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाखा दत्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है विशाखा दत्त। इसका अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रगुप्त। 80, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय। इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीणों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रश्न है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसका जो सही जवाब है वो है अर्धकथानक। बाकी सब क्या है? ये जीवनी है, ये उपन्यास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 83, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक, डी यथार्थवादी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। सही आंसर है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ था? ए द्विवेदी, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये डी आंसर। ठीक है। पहला जो रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था लक्ष्मीपुरा सन 1938 ईस्वी में रूपाब नामक पत्रिका में, जिसका संपादन पंत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 86, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं? ए भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद्र, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी यशपाल जैन। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। अच्छा, ये प्रश्न जो आया हुआ है सन 2016 में भी आया है और सन 2011 में भी इसको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 87, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं? रेखाचित्र, सेतुबंधु, उपयुक्त दोनों, डी स्मारिका। तो इसका जो सही जवाब है उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। तो इसका जो सही जवाब है वो है सत्यवती मलिक। क्वेश्चन नंबर 89, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो इस तरीके से जैनेंद्र ने भी एक इसकी रचना की हुई है गांधी पर, लेकिन यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए? ए उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। तो आंसर होगा ए उद्धव शतक। निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन दिया ए महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर, पंत। तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 92, शिवराज भूषण के रचयिता या कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण।
तो सही जवाब है भूषण। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। तो इसका सही जवाब है बी, साहित्य लहरी। इनमें से कौन सी कृति रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ऑप्शन दिया रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो साकेत है जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है या युग्म सही है? ए महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंथ, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। देखिए देने के लिए तो सबकी रचनाएं इसमें दिया हुआ है, लेकिन सबका इधर उधर दिया है, लेकिन एक जोड़ा इसमें सही है, वो है महादेवी वर्मा, ये सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिऔध, सांदे गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। सही आंसर होगा छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर 98, भरत मुनि ने रस का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ए नाट्य दर्पण, बी नाट्यशास्त्र, सी हृदय दर्पण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी, नाट्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 99, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, इन सारे के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर अनुभाव के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुभाव के 4 भेद हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, वीरों का कैसा हो वसंत किस रस की सृष्टि हुई है? इसमें किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वीरों का कैसा हो वसंत, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 101, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? ए करुण, बी श्रृंगार, सी अद्भुत, डी विभत्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा करुण रस। क्वेश्चन नंबर 102, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन दिया है श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत रस। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 103, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो में कौन सा रस है? ए भक्ति, बी श्रृंगार, सी अद्भुत, डी वीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है इसमें भी श्रृंगार रस है। कई बार भक्ति रस को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन ये दोनों में से श्रृंगार रस को प्रमुख माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? ठीक है, ए दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 105, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगलाचार्य, पाणिनि, मनु। इसका जो सही जवाब होगा वो पिंगल, आचार्य पिंगल। क्वेश्चन नंबर 106, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में से किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसको तो आपको मात्रा गिननी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन दिया ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा, डी सवैया। तो इसका जो सही जवाब है वो चौपाई है। अच्छा, जिसको याद होगा ये तुलसीदास की चौपाई है तो आंख बंद करके इसको सही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 107, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो इसमें भी छंद पूछा है। ऑप्शन दिया है ए दोहा, रोला, चौपाई, बरवे। तो कौन सा इसमें होगा? इसमें दोहा छंद है। क्वेश्चन नंबर 108, सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन केशवदास, और कभी खद्योत्सम जें तें करे प्रकाश में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी विरोधाभास। जिसका जो सही जवाब है अलंकार होगा
क्वेश्चन नंबर 109। नील परिधान के बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, डी उपमा। तो यहाँ पर ज्यों शब्द आया हुआ है, तो इसके अनुसार यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 110। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो चरण कमल बंधव हरिराई में जो अलंकार है वो है रूपक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 111। बिहार की राजधानी पटना में किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ये मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। इसका सही आंसर है मगही। खड़ी बोली की पहली रचना है? प्रेम सागर, नचिकेत उपाख्यान, ढोला मारू राधुआ। और ऑप्शन नंबर बी दिया है आशी। ये थोड़ा सा रचना क्लियर नहीं चल रही है, तो खड़ी बोली की पहली रचना है। ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर होगा नासिकेत उपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 113। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये कई बार सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन है ए 3, 5, 4, 2। तो इसका जो सही जवाब है वो कुल 5 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 115। बनारसी किसकी उपबोली है? बनाफरी वैसे यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, तो ए बुंदेली, बी छत्तीसगढ़ी, सी बघेली, डी कन्नौजी। इसका जो सही जवाब है वो है बुंदेली की एक उपबोली है बनाफरी। क्वेश्चन नंबर 116। सिंधी भाषा का संबंध किस से है? ए पैसाची, बी ब्राचड़, सी मगही, डी शौरसेनी। इसका जो सही जवाब है वो है ब्राचड़। क्वेश्चन नंबर 117। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन दिया है सामी, भारोपी, काकेसी, पापुई। तो इसका सही जवाब है भारोपी। क्वेश्चन नंबर 118। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। कौरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली, तो इसलिए ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। इसका जो सही जवाब है वो है जूता, जो है वो देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 120। दशानन में कौन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ऋण, योग ऋण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है योग ऋण। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? ऑप्शन में ट, ठ, ढ, ढ, ढ। तो इसका जो सही जवाब है इसमें मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो होगा क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है हर वर्ग का, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन के अनुसार क, ऑप्शन दिया है ए क, बी ख, सी ग, डी घ। तो उसके अनुसार सही आंसर जो होगा वो होगा क। महाप्राण 24 होता है, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 123। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, तिलाक्षर, हेरोग्लिफिक। तो सही आंसर होगा ब्राह्मी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। सही जवाब होगा 11।
देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। इसका सही आंसर होगा अक्षरात्मक। तो इस तरीके से यूपीटीजीटी 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर हमने विचार किया और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत सारे नए प्रश्नों से मुलाकात हुई होगी, नए प्रश्नों से परिचय हुआ होगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।